include charge divided by epsilon naught, right? गॉस लॉ को ऐसे स्टेट कर सकते हैं, इट्स सम क्लोज सरफेस, इट्स नॉट अ लूप, तो इसको बोल देते हैं दिस इज गॉसियन सरफेस, राइट? इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा उसे ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस। इस सर्कल किस लिए बना है? सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये वैल्यू आएगी Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने आप एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका एरिया वेक्टर ds और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड E, लेकिन एक कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड थी? टोटल। टोटल का मतलब है इनसाइड चार्जेस की भी फील्ड होगी और प्लस आउटसाइड चार्जेस की भी फील्ड होगी, राइट? तो गॉस लॉ को ऐसे स्टेट कर सकते हैं। इसका मतलब गॉस लॉ कभी अगर यूज करना है ना, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया होना चाहिए। और कुछ सिमेट्रिकल केसेस ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर हम इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक पहला केस लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है और इस सरफेस पर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दैट चार्ज इज सपोज प्लस Q, नेगेटिव भी हो सकता है। हमें इसकी वजह से फील्ड निकालनी, आउटसाइड या इनसाइड। तो इस केस में एक सिमेट्री है। क्या सिमेट्री? ये पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आइडिया बनाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी होगी ना, तो दैट मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। मैंने बोल रहा हूं कि अंदर फील्ड जीरो है, वैसे हमें पता है कि अंदर फील्ड कितना है? जीरो, लेकिन हमें नहीं पता है अगर के अंदर फील्ड जीरो होती तो ये बात हम गॉस लॉ से निकाल भी सकते हैं, राइट? कहीं भी फील्ड ड्रॉ करोगे ये ऐसे आने वाले। अब सवाल आता है ऐसी फील्ड क्यों आ रही? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट चूज करता, फॉर एग्जाम्पल ए, तो ए पॉइंट पर फील्ड कौन बनाएगा? चार्जेस बनाएंगे। तो एक चार्ज अगर इधर होगा ना, तो ऐसे फील्ड बनाएगा, और सिमेट्रिकली ऐसे चार्ज सामने भी होगा, तो उसने कैसी फील्ड बनाई होगी? ऐसे बनाई होगी। तो अगर कोई भी चार्ज हमें यहाँ पे मिलता है किसी भी जगह पे, तो उसकी फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगी। तो सिमेट्रिकली एक चार्ज और भी एग्जिस्ट करेगा, उसकी फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करेगी। इन दोनों फील्ड के कौन से कंपोनेंट कैंसिल होंगे? वर्टिकल कैंसिल होंगे। तो सरवाइव करने वाली फील्ड कौन सी होगी? दैट इज रेडियली आउटवर्ड। और ये बात इनसाइड के लिए भी वैलिड होगी। अगर हम अंदर भी कोई पॉइंट ले लेना, इस जगह पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो कोई चार्ज अगर इधर है ना, तो उसने ऐसे फील्ड बनाई होगी, तो एक वैसे चार्ज यहां पर भी होगा, उसने ऐसे बनाई होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। ये बात समझ में आई कि हमने सिमेट्री कैसे यूज करी, राइट? तो सिमेट्री आर्ग्यूमेंट हमें ये बताता है कि इस स्फीयर की वजह से कहीं भी अगर फील्ड एग्जिस्ट करेगी, तो दैट फील्ड मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, जितनी मैंने उतनी बना ली। इसलिए बार बार बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर का कोई मीनिंग नहीं। अभी चाहो तो काउंट कर सकते हो, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और मैं अगर दो चार और भी ऐड कर दूं तो मैं बोलूंगा कि इसमें कुछ गलत तो नहीं किया, पहले भी सही था बाद में भी सही है। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर का कोई मीनिंग नहीं होगा। बड़ा कन्विंसिंग है, कोई तुमसे बोलेगा और तुम मान लोगे। बहुत सी चीजें जस्टिफाई भी हो जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलत सीख लिया। देयर विल बी ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी चाहो उतनी बना दो, क्या ही फर्क पड़ता है। कितना क्लियर हो गया? तो जब गॉस लॉ यूज करना है तो हमें फील्ड का आइडिया होना चाहिए। एक आर्ग्यूमेंट हमारे पास और भी होगा,
और वो आर्ग्यूमेंट होगा कि अगर हमें कहीं भी फील्ड निकालनी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे फील्ड निकालनी, तो ये पॉइंट जितनी भी डिस्टेंस पे होगा ना, उतनी डिस्टेंस के सारे पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। वैसे तो नहीं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट पर E1 फील्ड है, R डिस्टेंस है, तो R डिस्टेंस पर यहां पे कुछ और फील्ड आने वाली, राइट। R डिस्टेंस पर जितनी फील्ड आएंगी सारी सेम ही आने वाली है, राइट। हमारे पास दो कंक्लूजन आ गए। एक कंक्लूजन, ऑल द फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव होता तो इनवर्ड आ जाता। और फिक्स डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उन सारे पॉइंट पर फील्ड के मैग्नीट्यूड दोज विल बी सेम। अगर हम इन दो आर्ग्यूमेंट का यूज करें ना, तो शायद हम फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, हमें फील्ड निकालनी थी फॉर एग्जाम्पल आउटसाइड, तो हमने स्फेरिकल सेल लिया। इस स्फेरिकल सेल के पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। चार्ज की वैल्यू को क्यू मान लेते हैं, इसका रेडियस आर के इक्वल है, और ये इसका सेंटर था। अब पहला केस मैंने लिया है कि मुझे इनसाइड गॉसला लगाना है, मतलब इनसाइड फील्ड निकालनी है, राइट। तो ऐसा नहीं कि गॉसियन सरफेस कोई गिवन होगा, हमारा अपना पर्पस है, और उस तरीके से हम गॉस लॉ का यूज करेंगे। क्लियर। हमें गॉस लॉ को अगर सिंपली यूज करना है ना, तो मैं ऐसा कोई सरफेस लूंगा जिसको मैं सिंपली सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने एक स्फीयर ले लिया ये, और इस स्फीयर का नाम क्या है, दिस इज गॉसियन स्फीयर, या गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। गॉसियन सरफेस की खास बात क्या है, उसमें कोई लीकेज नहीं होना। तुम आगे आ जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक। उसमें कोई लीकेज नहीं होगा, राइट। मतलब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो अगर मैंने गॉसियन सरफेस बोल दिया है, इसका मतलब वो क्लोज सरफेस है, राइट। हमारा सिमेट्री आर्ग्यूमेंट क्या बोलते हैं, इधर है ना, हमारा सिमेट्री आर्ग्यूमेंट बोलता है कि अगर ये गॉसियन सरफेस एक्स रेडियस का है, राइट, इसकी रेडियस सपोज एक्स है, ये रेडियस मान लेते हैं एक्स, तो सारे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कैसा हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम ही आने वाला है। और डायरेक्शन हम पहले डिसाइड कर चुके हैं कि डायरेक्शन कैसी आने वाली, रेडियली आउटवर्ड। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना इस सरफेस पर, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगी, और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम आने वाला हो। मुझे गॉस लॉ लगाना था तो मैं लिख देता हूं। मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये वाला, और इस एलिमेंटर एरिया की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि हमने गॉस लॉ जब पढ़ा था तो ये भी देखा था कि गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलता है, दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस जगह पर फील्ड E के इक्वल थी, कुछ अपनी डायरेक्शन होगी। तो क्या E वेक्टर और DS वेक्टर पैरेलल, DS भी रेडियली आउटवर्ड और E भी। सारे केसेस ऐसे सॉल्व करने, एक ढंग से समझ लेते हैं, बाकी इजीली यूज करते चलेगा। हमने जानबूझ के ऐसा गॉसियन सरफेस लिया है कि हम उसको इजीली सॉल्व कर पाए। क्लियर। तो अगर मैं छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकालता तो फ्लक्स कितना आता, दैट इज E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। हमें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करें, इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। और सर्कल बनाने का मतलब है कि हमें पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना है, राइट। पहले तो फ्लक्स ही निकाल लेते हैं, तो फ्लक्स निकालेंगे तो ऐसे लिख देते हैं E इंटू DS इंटू कॉस ऑफ जीरो। क्यों कॉस जीरो, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया भी है, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अगर अपने गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी एलिमेंट लेंगे ना, तो हर जगह फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। इसका मतलब E कांस्टेंट हो गया, और E अगर कांस्टेंट हो गया तो E को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, इंटीग्रल DS, राइट।
ये तो टोटल फ्लक्स आ गया जो गॉसियन सरफेस से एग्जिट कर रहा है, राइट। व्हाट वाज डीएस? उस एलिमेंटल पार्ट का एरिया था। और अगर मैं सारे ऐसे एरिया ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? गॉसियन सरफेस का एरिया। और गॉसियन सरफेस क्या था? एक स्फीयर था, उसका रेडियस कितना था? एक्स के इक्वल था। तो एक्स रेडियस के स्फीयर का एरिया कितना आएगा? 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो दिस विल बी ई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मिल गया? गॉसियन सरफेस से एग्जिट करने वाला टोटल फ्लक्स मिल गया। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम इतना बोल सकते हैं कि गॉसियन सरफेस से अगर इतना फ्लक्स एग्जिट कर रहा है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? सारा चार्ज तो बाहर था, राइट। तो इनक्लोज चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 0। 4 पाई एक्स स्क्वायर 0 हो नहीं सकता है, तो किसे 0 होना पड़ेगा? फील्ड को ही 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब इस सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आ गई। ये बात हम लोगों ने कूलम्स लॉ से भी प्रूव करी थी। किसी ने बोला था बड़ा भारी इंटीग्रेशन आ गया। भारी क्या था? एक्सप्रेशन बनाया था, रिंग बनाई थी, रिंग की फील्ड निकाली थी और फिर हमने उसी को इंटीग्रेट कर दिया था, राइट। तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है? उसके स्टेप तो नहीं बड़े थे ना, स्टेप तो छोटे छोटे ही थे। हाँ, लेकिन गॉस लॉ से यही आंसर इसलिए आ गया। इसका मतलब ये नहीं गॉस लॉ फील्ड निकालने के लिए है। हमने जानबूझ करके गॉसियन सरफेस ऐसा लिया है कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। अदरवाइज कोई रैंडम सा ऐसे बोल देता ना, वो भी गॉसियन सरफेस ही होता। बट वो अलग बात थी कि मैं सब जगह फील्ड नहीं निकाल पाता, फ्लक्स नहीं निकाल पाता, तो सॉल्व भी नहीं कर पाता, राइट। एक कंक्लूजन आ गया कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। गॉस लॉ इक्वली ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड होगा। बस इतना फर्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ग्रेविटेशनल फील्ड होगी और जी और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है, राइट। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखोगे? जी लिख दोगे। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दोगे? 4 पाई जी लिख देना। तो गॉस लॉ शायद ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डीएस ग्रेविटेशनल एंड दैट इज इक्वल टू कितना? मास इनक्लोज्ड एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी 4 पाई जी, राइट। मतलब चाहो तो गॉस लॉ को तो ग्रेविटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, सेम रिजल्ट आने वाला है। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए यूज करता है तो बोलता है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द सेल विल बी इक्वल टू 0। बस समझ में आ गई, राइट। अब हमें आउटसाइड निकालना है। तो अगर मैं आउटसाइड निकालना है तो क्या करें? हाँ, फील्ड का आइडिया होना चाहिए। हमारे पास सेल है, इसके पास चार्ज है, लेकिन याद रखना दिस चार्ज मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। इसलिए नहीं कि गॉस लॉ लगाना है, इसलिए कि सॉल्व करना है। इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा तो गॉस लॉ लगेगा नहीं। गॉस लॉ लगेगा, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? आप फ्लक्स निकाल सकते हो, फील्ड निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ये इसका सेंटर था और अब की बार हमें गॉस लॉ यूज करना है और फील्ड निकालनी आउटसाइड। और आउटसाइड का मतलब क्या? एक्स की वैल्यू आर से बड़ी। इसका मतलब हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? जो उसके बाहर है, उसका डिस्टेंस सेंटर से एक्स और एक्स की वैल्यू आर से बड़ी आ रही है। तो उसके लिए हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस तो कोई सा भी हो सकता है, बट हमें ऐसा लेना है जिसको हम इजिली सॉल्व कर सके। तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया जिसका सेंटर इस स्फीयर के सेंटर से मैच करता है। और इस सरफेस का अपना कुछ रेडियस है और वो रेडियस कितना है? एक्स के इक्वल। क्या इस गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पर? यस। तो क्या सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे? यस। और एक बात हम पहले चेक कर चुके हैं कि फील्ड हर जगह रेडियली आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड है। तो यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, राइट। ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ना, वो एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर। अच्छा बताओ कि बाहर एरिया वेक्टर क्यों लिए? क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं कौन सा फ्लक्स एग्जिट कर रहा है।
राइट। अगर बोलता कितना फ्लक्स सेंटर कर रहा है तो एरिया वेक्टर किधर होता, अंदर होता। और एक बात हम और भी पढ़ चुके हैं कि फील्ड भी रेडियल है, तो फील्ड रेडियल है तो फील्ड वेक्टर फिर ऐसे आने वाला है, इस तरीके से। इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स जा रहा है, दैट विल बी ई वेक्टर डॉट ds। तो मुझे अगर पूरे गॉसियन सरफेस का निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लोज का मतलब क्या है इस सरफेस का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। हमने टोटल फ्लक्स निकाला है और इसीलिए हमने सर्कल भी बनाया, राइट। ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल कितना, दैट इज 0। तो ई डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ds इंटू कॉस 0। अब कोई क्लास में बोल सकता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आसानी से निकाल सकते तो बड़े बड़े इंटीग्रेशन क्यों कर। एक बड़े बड़े इंटीग्रेशन इसलिए किए जाते हैं कि तुम्हारी सोच थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ताकि तुम्हें डिफिकल्ट चीजें भी सिंपल लगने लगे। पर्पस केवल रिजल्ट निकालना नहीं है, पर्पस अपनी थिंकिंग को इंप्रूव करना। ई डॉट ds को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ds इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के इक्वल आ गई। हर जगह पर फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम आ रहा है। तो फील्ड अगर सब जगह मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है तो इस फील्ड को बाहर निकाल लो और बचा इंटीग्रल ds। और इंटीग्रल ds का मतलब टोटल सरफेस एरिया, एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी, एक स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा ना 4 पाई इंटू एक्स स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जो हमने निकाला कितना है, E multiplied by 4 pi into x square, and that will be equal to Q enclosed divided by epsilon। बता सकते हो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, आई थिंक जितना है सारा का सारा बंद है इसके अंदर। और कितना चार्ज था इसके पास, Q का चार्ज था, तो पूरा का पूरा चार्ज इसी के अंदर बंद है। तो यहां से हमें फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, और फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई नीचे ले जाओगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन ये आउटसाइड था तो एक बात और भी लिख देते हैं, क्या, एक्स ग्रेटर देन आर। एक बात के लिए हमेशा अलर्ट रहना, अगर कोई चार्ज सरफेस पर है तो गॉस लॉ हमें डिस्टर्ब भी कर सकता है। एग्जांपल भी दे चुका हूं, राइट। हमने क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा था, नाउ वेल इनसाइड था ना वेल आउटसाइड था। वेल आउटसाइड करते तो भी गलत हो गया, और इनसाइड कर दिया तो हमारा फ्लक्स मैच नहीं कर रहा था। तो बी अवेयर, कोई भी डेंस चार्ज सरफेस पर जीरो चार्ज होना चाहिए, टेंडिंग टुवर्ड जीरो होना चाहिए, वेल डिफाइंड चार्ज सरफेस पे नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये सारे चार्जेस तो एक्चुअली गॉसियन सरफेस के वेल इनसाइड थे, राइट। तो बाहर की फील्ड भी आ गई, अंदर की फील्ड भी आ गई, तो सेल की वजह से फील्ड की रिजल्ट मैच कर गया। E is equal to 0 for x less than r and 1/4 pi epsilon naught q divided by x square for x greater than r। x greater than r का मतलब x equal to r भी हो सकता है, क्यों, बाहर जाने का मतलब लिखेंगे r plus h, और बिल्कुल जरा सा बाहर जाने का मतलब है लिखेंगे r plus some value that is very small, and that small value can be 10 to the power minus of infinity, right। इसका मतलब जो फील्ड सरफेस पर है वही फील्ड उसके जरा से बाहर भी डिस्टेंस सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करेंगे तो फील्ड में भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। क्या सेल का रिजल्ट समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, एक रिजल्ट हमने और निकाला था सॉलिड स्फीयर का, उसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है और इसके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज की वैल्यू Q के इक्वल मान लेते हैं, और ये इसका सेंटर है, इसको मान लिया एक्स एक्सिस। दिस चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें अंदर और बाहर दोनों जगह पे फील्ड निकालनी है, तो पहले फील्ड हम अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो अंदर डिफाइन करना है तो गॉसियन सरफेस लेते हैं। अच्छा, गॉसियन सरफेस तो कोई सा भी हो सकता है, मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि हमें सॉल्व भी तो करना है ना। कोई तो ऐसे बना देता, बोलता गॉसियन सरफेस एंड दैट इज राइट, लेकिन ऐसे सरफेस के हर एक पॉइंट पर फील्ड बदलती तो हमारे लिए फ्लक्स निकालना डिफिकल्ट होता। मैं तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे निकालना चाहता हूँ फील्ड,
तो मैंने सर्टेन रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना दिया, और ये बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि इसकी फील्ड सेम डिस्टेंस पर हर जगह मैग्नीट्यूड में सेम आएगी। वैसे इसके लिए नहीं प्रूव किया था, लेकिन लॉजिक तो वही आएगा ना, क्योंकि कोई भी सॉलिड स्फीयर किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके बना होता है। तो जब सेल का रिजल्ट वही था, तो सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट भी वही होने वाला है। मतलब सेम डिस्टेंस के सारे पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सेम डिस्टेंस के सारे पॉइंट पर जो सरफेस बनेगा, सब जगह फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। इस गॉसियन सरफेस के लिए मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स निकालना है, यहां पर एक एलिमेंट ले लेते हैं और एग्जिट करने वाला फ्लक्स निकालना है, तो इसको मान लेते हैं डीएस वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। इस छोटे से एलिमेंट से कितना फ्लक्स जाएगा? ई डॉट डीएस, राइट। तो छोटे से एलिमेंट से जो फ्लक्स जा रहा है उसको लिख देते हैं, और वो फ्लक्स जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस। लेकिन गॉस लॉ लगाना है तो मुझे पूरे सरफेस का निकालना होगा, क्लोज्ड इंटीग्रल कर दो, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। एक एक करके सारी वैल्यूज बताना, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख देते हैं क्या? E इंटू ds चलेगा। क्यों? E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों पैरेलल है, तो लिखेंगे ना E इंटू ds इंटू cos जीरो, एंड cos जीरो की वैल्यू 1 आएगी। अब बात आती है इंक्लूड चार्ज निकालना है, वो कैसे निकाले? तो इंक्लूड चार्ज का मतलब जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है। कितना चार्ज बंद है? तो ऐसे सोच सकते हो कि टोटल चार्ज था Q, और पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। मतलब इसी को चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, तो बोल देते हैं रो से लिखते हैं, तो दैट इज Q डिवाइडेड बाय दिस। तो अगर हमें इंक्लूड चार्ज निकालना था, तो हमें उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है जिस वॉल्यूम का हमें चार्ज निकालना है। तो जिस वॉल्यूम का चार्ज निकालना है उस स्फीयर का रेडियस कितना है? x के इक्वल है, तो उसका वॉल्यूम कितना आ गया? 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब, इसी को मल्टीप्लाई कर दो 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब। कुछ कैंसिल हो रहा है, 4/3 पाई कैंसिल होगा, तो 4/3 पाई कैंसिल कर दोगे, इंक्लूड चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? q इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इंक्लूड चार्ज यहां पे लिख दो, कितना आ गया? इंक्लूड चार्ज आ गया Q इंटू एक्स क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्या गॉसियन सरफेस भी सिमेट्रिकल था? यस। वैसे कुछ लोग बोल देते हैं हाई सिमेट्रिकल केसेस के लिए गॉस लॉ वैलिड होता है, एंड दैट इज रॉन्ग। गॉस लॉ सब जगह वैलिड होता है। हाँ, हाई सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए फील्ड निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है, राइट। इसका मतलब नहीं कि कोई सिमेट्रिकल सिस्टम है तभी हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ तो मैं जहां लगाना है वहां लगा सकते हो, कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन जब फील्ड के कैलकुलेशंस करने होते हैं तो हम अपने आप ही इजी सरफेसेस लेते हैं और सिमेट्रिकल सिस्टम्स लेते हैं। अगर फील्ड सब जगह कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और ये बचेगा इंटीग्रल ds, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q into x cube divided by R cube divided by epsilon naught। जो हमने गॉसियन सरफेस लिया था उसका एरिया कितना आएगा? 4 pi x square, तो that will be Q into x cube divided by epsilon naught into R cube। तो समझ में, राइट। क्या रिजल्ट आ गया? x स्क्वायर कैंसिल हो गया और फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 pi epsilon naught q into x divided by आई थिंक ग्रेविटेशन में भी यही बात पड़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यही बात पड़ी थी, याद है? gmx डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बात समझ में आ गई। लेकिन कभी कभी हमसे चार्ज के फॉर्म में बातें नहीं करता है, कभी कभी हमसे रो के फॉर्म में बातें करता है, राइट। एंड व्हाट इज रो? चार्ज पर यूनिट। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज को रो में कन्वर्ट कर दो, रो को चार्ज में कन्वर्ट कर दो। बट इतना सीख गया तो थोड़े से फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। आउटसाइड का कैलकुलेशन करना है तो मैं बोलते जाना है, आउटसाइड का कैलकुलेशन करूंगा तो मैं सीधे लिख दूंगा दिस इज द फ्लक्स। अभी तो समझाने की बारी थी, अब लिखने की बारी है।
अल्टीमेटली तो वही करोगे, एलिमेंट लोगे, ई वेक्टर बनाओगे, डीएस बनाओगे, फिर लिखोगे ई डॉट डीएस, फिर उसको लिखोगे ई डीएस, फिर उसको लिखोगे ई इंटीग्रल डीएस, फिर उसको लिखोगे ई इंटू 4π(x²). आउटसाइड थे तो सारा का सारा चार्ज इसी के अंदर बनता, तो टोटल चार्ज का मतलब है चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई 4/3πr³। तो 4π कैंसिल हो गया, और फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज, बता सकते हो कितनी आ रही, हाँ एप्सिलॉन नॉट से और भी डिवाइड करोगे, कितना आ गया, ये सब सही लिखा हुआ, मैंने पहले फ्लक्स लिखा है E इंटू 4π(x²), दैट इज राइट। फिर मैंने Q इंक्लोज लिखा है, तो Q इंक्लोज इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना था रो, वॉल्यूम कितना था पूरा 4/3πr³। तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया रो r³ डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू x²। लेकिन ये बात कहां के लिए वैलिड थी, आउटसाइड के लिए। तो रो के फॉर्म में अगर आउटसाइड फील्ड लिखनी है तो उसको हम लिख सकते हैं रो इंटू r³ डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू x²। वैसे भी क्लियर था कि आउटसाइड की फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी, ये भी शायद वही आ रहा है 1/x²। ऐसे हम चीजों को क्रॉस चेक करते हैं कि शायद हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, राइट। इनवर्स स्क्वायर लॉ आ रहा है मतलब सारी चीजें से। अब एक काम करते हैं कि डायरेक्टली लिखते हैं इन साइड का रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रो, तो बोलते रहना, आई थिंक मैं सीधे लिख दूं E इंटू 4π(x²), क्या बार बार वही काम करना, डबल इंटीग्रेशन लगाओगे, सर्कल बनाओगे, E डॉट ds लिखोगे, फिर E ds लिखोगे, फिर E इंटीग्रल ds लिखोगे, एंड देन यू विल राइट E इंटू 4π(x²). तो सीधे लिख दिया फ्लक्स, एग्जिट फ्लक्स आ गया, एंड एग्जिट फ्लक्स विल बी इक्वल टू इंक्लूड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी कितना था रो था, वॉल्यूम कितना आएगा 4/3π इंटू x³ एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 4π कैंसिल होगा, एक x कैंसिल होगा, एंड दिस इज रो x डिवाइडेड बाय, कुछ लोग इस रिजल्ट को भी याद करते हैं, इन साइड का मतलब है x लेस देन r, ये रिजल्ट काफी यूज होता है, रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट। ग्रेविटेशन के लिए यूजुअली हम मास में काम करते हैं, तो वहां पे वही रिजल्ट अच्छा लगता है, gmx डिवाइडेड बाय r³। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज डेंसिटी की बात आती है तो मोस्टली हम रो के फॉर्म में डील करते हैं, और रो के फॉर्म में डील करते हैं तो इनसाइड की फील्ड आ गई रो x डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड की फील्ड आ गई रो r³ डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x²। क्रॉस चेक करना, यहाँ पे x को r लिखोगे तो यही आ जाएगा, यहाँ पे x को r लिखो तो रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी x को r लिखोगे तो रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब x इक्वल टू r पर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करती, तो ये वाली फील्ड कंटिन्यूअस होगी, और कंटिन्यूअस फील्ड आने का मतलब है फील्ड वर्सेस डिस्टेंस जो कर्व आने वाला है वो कर्व ऐसे आने वाला है, और सबसे ज्यादा फील्ड कहां पे एग्जिस्ट करेगी, सरफेस पे करेगी, राइट। और जो सरफेस पर सबसे ज्यादा फील्ड होगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ रो, और q के टर्म में कितना आएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r²। क्या इस स्फीयर की फील्ड निकालना भी समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर फोकस से करते और सारे सिमेट्रिकल केसेस ऐसे हवा में करना शुरू कर दोगे। एक हम लाइन चार्ज ले लेते हैं ऐसे करके, हमारे पास एक लाइन चार्ज है, मतलब एक चार्ज की लाइन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इधर भी इंफिनिटी तक है और इधर भी इंफिनिटी तक, इट्स अ लाइन चार्ज। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, राइट। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देता हूं, दिस इज यूनिफॉर्म, और चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू को मान लेते हैं लैम्डा, तो दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे इस पूरी लाइन पर कितना चार्ज होगा, इनफाइनाइट आने वाला, फाइनाइट चार्ज को अगर तुमने इनफाइनाइट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना तो यूनिट लेंथ का चार्ज हो जाएगा कितना। कभी कभी अप्रोक्सीमेशन में बात बड़ी हेल्प करती है, मैंने बताया भी था, फाइनाइट चार्ज को इनफाइनाइट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो लैम्डा 0 आ जाएगा, राइट।
तो इनफाइनाइट चार्ज को हम ऐसे लिखते हैं, यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, बाकी बाद में देखते हैं, राइट। जानते हो इसमें इनफाइनाइट क्यों लिए? क्योंकि फिर हमारे साथ समस्या आ जाएगी, फील्ड प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगी और हम फील्ड की वैल्यू गॉस लॉ लगा करके निकाल नहीं सकते। पता है निकाल क्यों पाए? क्योंकि बार बार एक ही बात दिखती थी, ई कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल लो, मैग्नीट्यूड सेम था। तो अगर मैग्नीट्यूड बदलने लगेंगे तो समस्या आ जाएगी, तो मुझे मैग्नीट्यूड नहीं बदलना था तो मैंने ऐसे लिखा। अब जब भी गॉस लॉ लगाना है तो इसका ध्यान रखना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा आइडिया होना चाहिए। एक लाइन चार्ज की फील्ड कैसी होगी बता सकता हूं? रटना नहीं होता है, समझना होता है, बड़े आराम से समझ सकते हो। ये लाइन चार्ज है, किसी ने बोला यहाँ पे फील्ड बताओ, तो कैसे सोचना है? एक चार्ज यहाँ पे होगा, उसने ऐसे बनाई होगी, तो बिल्कुल उसी के जैसा चार्ज एक नीचे भी होगा, उसने ऐसे बना दी होगी। नीचे वाले चार्ज ने ऐसे बना दी, ऊपर वाले ने ऐसे बना दी, और सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से दोनों के कंपोनेंट कैंसिल हो गए, बचा कौन सा? बात। इसका मतलब जो भी फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, वो इस वायर से सिलिंड्रिकली आउटवर्ड होगी। रेडियल अलग चीज हो गया, वायर के केस में सिलिंड्रिकल बोलोगे, सिलिंड्रिकली आउटवर्ड आएगी। और फिर मैं एक बात और भी बोलूंगा कि वायर अगर ऐसे तो, और यहां पर आर डिस्टेंस पर फील्ड अगर ई है ना, तो हर एक आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना आएगा? वो तो सिमेट्री आर्ग्यूमेंट हो गया ना। आई थिंक वही सारी बातें हमें फिर मिल गई। क्या मिल गया? फील्ड सिलिंड्रिकली आउटवर्ड। जब तक फील्ड नहीं पता होगा तब तक हम गॉसियन सरफेस बना ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व इजिली, राइट। और सेम डिस्टेंस पर फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो क्लास में कोई बता सकता है कौन सा गॉसियन सरफेस? सबसे बढ़िया तो सिलेंडर है, क्योंकि सिलेंडर लेंगे और इसका एक्सिस इस वायर पर आएगा ना, तो हर जगह फील्ड सरफेस को परपेंडिकुलर कट करेगी। और परपेंडिकुलर कट करने का मतलब है हर जगह डीएस वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में आएंगे, राइट। तो जहां पे सबसे अच्छा जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल है, तो मैंने यहां पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अपनी सुविधा के लिए सिलेंडर की एक्सिस खुद इसी वायर पर रखी है, और इस सिलेंडर का रेडियस मैंने मान लिया कितना, आर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब सरफेस पूरी तरीके से बंद हो। ऊपर भी बंद करना है, नीचे भी बंद करना है, और ये पार्ट तो ऐसे बंद करना है। इसका मतलब इसका भी फ्लक्स निकालना है, इसका भी फ्लक्स निकालना है, और इसका भी फ्लक्स निकालना है। क्विक आंसर देना, इसका फ्लक्स कितना है? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि फील्ड सिलिंड्रिकली आउटवर्ड है, तो हर जगह फील्ड सरफेस के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ई डॉट डी एस जीरो आ गया। जैसे बोलो ना कि सरफेस को कोई भी लाइन कट ही नहीं कर पा रही, और अगर इस सरफेस को कोई भी फील्ड लाइन कट नहीं कर पा रही, इसका मतलब इस वाले सरफेस का फ्लक्स जीरो आएगा। इस वाले सरफेस का फ्लक्स मुझे मिल गया, और इसको मान लेता हूं सरफेस वन, इसका फ्लक्स कितना आ गया, और उसी सेम लॉजिक से इस वाले सरफेस का फ्लक्स भी कितना आएगा? जीरो आएगा। तो समझ में? क्लियर? एक सरफेस और बचा, तो एक सरफेस का लॉजिक वही आने वाला है। क्या लॉजिक? एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट का एरिया वेक्टर किधर आएगा? बाहर। क्यों बाहर आता है? क्योंकि हम पहले से डिसाइडेड, हम ये निकालना चाह रहे हैं कि कौन सा फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, राइट। तो एग्जिट करना निकालना चाहते हैं, तो एरिया ई वेक्टर किधर, डीएस वेक्टर किधर आएगा? बाहर। और हम एक सिमेट्री आर्ग्यूमेंट पहले दे चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस को हर जगह परपेंडिकुलर कट करेगी। आई थिंक ई और डीएस हो गए पैरेलल। एक्चुअली पैरेलल थे ने जानबूझ के बनाया है कि हम सॉल्व कर पाए। बाकी तो कोई बोलता है ऐसा क्यों ले रहे हो, ऐसे ऐसे करके सरफेस लो ना फिर सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होगा, राइट। हमने जानबूझ करके एक सिंपल सरफेस लिए ताकि हम सिंपली अपने रिजल्ट को कैलकुलेट कर पाए। इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स कितना जाएगा? ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस को क्या लिख सकते हैं? ई डीएस, राइट। टोटल निकालना है, इंटीग्रल ई डीएस। ई बाहर निकाल लो, इंटीग्रल डीएस निकालना है, इसका मतलब इस लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मैं इस वाले सरफेस का फ्लक्स लिखता दैट इज फाई 3, तो बोलता इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट दिस। अब की बार मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? अब की बार मैं स्पेसिफिक सरफेस का निकाल रहा हूं, क्लोज का नहीं निकाल रहा हूं। क्लोज का जब निकालेंगे तो बनाएंगे, ऊपर का निकाल चुके, नीचे का निकाल चुके, ये क्लोज सरफेस नहीं।
क्या ये वाला क्लोज सरफेस है? नहीं है, तो सर्कल नहीं बनाएंगे यहां पर, राइट। ई वेक्टर और डीएस वेक्टर पैरेलल थे। अगर ई वेक्टर और डीएस वेक्टर पैरेलल है तो इसको ऐसे लिख दो, ई इंटू डीएस। और हमने अपना गॉसियन सरफेस सिलेंडर ऐसे लिया है कि उसका हर एक पॉइंट इस लाइन चार्ज से सेम डिस्टेंस पर है। अगर सेम डिस्टेंस पर है तो सब जगह फील्ड की वैल्यू सेम आएगी। दिस विल बी ई इंटीग्रल डीएस। आई थिंक ये रेक्टेंगल है, दिस सरफेस इज रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगुलर पेपर लो, ऐसे टर्न कर दो, क्या बन जाता है? सिलेंडर बन जाता है, राइट। उस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी? 2 पाई आर। और ये वाली लेंथ कितनी? एल के इक्वल है। तो इसका रेडियस अगर आर माना था ना, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज 2 पाई इंटू आर इंटू एल। हमें तीसरे सरफेस का फ्लक्स भी मिल गया। तो अब मुझे क्लोज फ्लक्स निकालना है। क्लोज सरफेस का फ्लक्स दैट इज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस। तो सारे सरफेसेस के फ्लक्स ऐड कर दो, 0 प्लस 0 प्लस दिस, तो वो आ जाएगा ई 0 प्लस 0 और प्लस ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना होना चाहिए? इंक्लूड चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कोई बता सकते हैं इंक्लूड चार्ज है कितना? आई थिंक इतना वायर इसके अंदर बंद है, ये वाला बाहर था और ये वाला भी बाहर था। कितनी वायर की लेंथ इसके अंदर बंद है? एल। यूनिट लेंथ का चार्ज कितना है? लैम्डा। तो कितना चार्ज बंद है? लैम्डा इंटू एल। तो इंक्लूड चार्ज कितना आ गया? लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से एल और एल कैंसिल होगा और हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। शायद हम पहले भी निकल चुके थे, राइट। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से गॉस लॉ लगा करके जो फील्ड आती दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू। और ये बात हम लोगों ने इंटीग्रेट करके निकाली थी, याद है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस। जैसे मुझे यहाँ पे फील्ड निकालनी थी, मैंने यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स का एलिमेंट लिया था, फिर उसकी फील्ड निकाली थी, फिर सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट से कैंसिल किए थे और ये वाली फील्ड निकाली, फिर उसी को इंटीग्रेट किया था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफिनिटी। आई थिंक शायद मैंने सेमी इनफाइनाइट वायर का भी निकाला था। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के एंड पॉइंट पर इधर उधर बराबर आती थी। इधर कितनी आती थी? लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इधर भी कितनी आती थी? लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। क्या इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की फील्ड समझ में आ गई? क्लियर? हमें यहाँ पे एक डाउट आता है क्या? इट्स एक्चुअली लाइन चार्ज। तो तमाम बार हम ये सोचने लगते हैं कि आर की वैल्यू 0 पुट कर दो एंड फील्ड बिकम इनफाइनाइट। बट चार्ज रखेंगे कहां? इसी वायर में रखेंगे, और वायर क्या होगा? सिलेंड्रिकल होगा, राइट। तो आर की वैल्यू 0 प्रैक्टिकली तो नहीं पॉसिबल है, और तमाम बार रिजल्ट गलत भी हो जाते हैं। अगर पूछे कि वायर एक लंबा सा वायर है और यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, उसके सेंटर पे फील्ड निकालो, तो मे बी दैट फील्ड इक्वल टू 0। इस बात को समझना कैसे? अभी हमने स्फीयर के लिए रिजल्ट सॉल्व करे थे। अब एक्चुअली चार्ज अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं माइक्रो लेवल पर देखूंगा तो मैं बोलूंगा कि जहां भी चार्ज है ना, वो एक्चुअली एक वायर है। ये तो वायर हो गया ना। और थोड़ा इनलार्ज करके बनाना है तो और इनलार्ज करके बना लेते हैं। मैंने लिया एक सिलिंड्रिकल वायर है। अब जब बात सिलिंड्रिकल वायर की आएगी ना, तो दो टाइप के चार्जेस होंगे। कैसे? एक तो चार्जेस सरफेस में होंगे, और या फिर चार्जेस क्या होंगे? पूरे वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो पहला मैंने केस लिया कि जो भी चार्जेस थे ना, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे? सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। फिर लेकिन शायद सिमेट्री आर्ग्यूमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमेट्री एग्जैक्टली वैसे एडजस्ट कर रही जैसे लाइन चार्ज के एडजस्ट कर रहे थे। अब की बार हमारे पास सिलेंडर हो गया ये, और मैंने सेंटर से एक्सेस से एक लाइन ऐसे ले ली, तो बोलूंगा एक चार्ज यहां पर होगा तो एक यहां पे भी होगा। क्लियर? एक इधर होगा तो एक इधर भी होगा,
एक फील्ड ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी, उनका रिजल्टेंट भी इधर आएगा, एक ऐसे आएगी कि ऐसे आएगी, उसका रिजल्टेंट भी इधर ही होने वाला है। इसका मतलब फील्ड्स आर स्टिल सिलिंड्रिकली आउटवर्ड। अगर फील्ड सिलिंड्रिकली आउटवर्ड है तो मेरा गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक सिलेंडर ही होगा। इसको अगर मैं ऊपर से देखता ना तो ऐसे दिखता, और फिर मैं फील्ड देखता तो फील्ड ऐसे आने वाली थी, इस तरीके से। वायर का ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन देखोगे ना तो ऐसे भी फील्ड आएगी ना, राइट। हमें फील्ड निकालनी तो गॉस्टा लगाना, तो एक काम करते दोनों गॉस्टा एक साथ लगा देते हैं। ये वाली इसकी एक्सिस थी, एक हमने गॉसियन सरफेस अंदर ले लिया और एक गॉसियन सरफेस बाहर ले लिया। ये वाला डिस्टेंस x था लेस देन r, और ये वाला डिस्टेंस x है दैट इज ग्रेटर देन r। आई थिंक एक ही बार में सॉल्व कर लेते हो, ठीक है ना। अंदर वाले गॉसियन सरफेस में 3 फेसेस हैं। इधर का फ्लक्स कितना होगा? फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगी तो ऐसे तो करेगी ना। इधर का फ्लक्स, इधर का, और इधर का सीधे लिख दें, वही बात आने वाली, E इंटू एरिया, एरिया है 2 पाई r इंटू एल। तो इसके लिए इसका मैं टोटल फ्लक्स लिख देता हूं, इस वाले का कितना आएगा? E इंटू 2 पाई r इंटू इसकी लेंथ, और लेंथ की वैल्यू को कितना मान लिया था? L, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर बंद है? कोई भी चार्ज बंद नहीं, सारा चार्ज तो सिलेंडर के सरफेस पर था। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद हो गया? 0 बंद हो गया। इसका मतलब इस सिलिंड्रिकल सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। एक काम करते हैं, वही फास्ट कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। इसका फ्लक्स, इसका, और इस वाले का क्या लिखेंगे? E इंटू 2 पाई r इंटू L, and that is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। वैसे इनफाइनाइटली लॉन्ग था तो यहां पर भी मुझे बोलना पड़ेगा क्या? लैम्डा। इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, तो उसने बोल दिया यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा आ गया। तो जो चार्ज इसके अंदर बंद है ना वो शायद इतना चार्ज बंद है, इतना, और इसकी लेंथ हमने कितनी मानी थी? L। तो L लेंथ का सिलेंडर हमारे गॉसियन सरफेस के अंदर है और बाकी बाहर है, तो इंक्लूड चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा इंटू एल। ये L और L कैंसिल हो गया और फील्ड की वैल्यू आ गई लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। एक बढ़िया बात जानते हो क्या? आगे किसी सिलेंडर के बाहर वो सिलेंडर ऐसे बिहेव करता है मानो सारा चार्ज लाइन चार्ज के फॉर्म में उसकी एक्सेस पे रखो। ये बात हम स्फीयर के लिए बोलते थे ना, किसी सेल के बाहर वो सेल ऐसे बिहेव करती मानो उसका सारा चार्ज सेंटर पे रखो। आज भी वही बात बोलेंगे क्या? किसी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर के बाहर उसकी फील्ड ऐसे बिहेव करती मानो उसका सारा चार्ज लाइन चार्ज के फॉर्म में एक्सेस पे रखा हो। वहां पे एक बात और भी बोलते थे, सेल के अंदर सेल की फील्ड होती है 0, तो सिलेंडर के अंदर भी सिलेंडर की फील्ड 0 आने वाली। आई थिंक दोनों रिजल्ट मैच कर गए। जो स्फेरिकल सेल के लॉजिक थे वही लॉजिक सिलेंड्रिकल सेल के भी आ गए, राइट। आउटसाइड ऐसे बिहेव करेगा मानो सारा चार्ज एक्सेस पे रखा हो, और इनसाइड वहां भी कोई फील्ड नहीं थी और यहां पर भी कोई फील्ड नहीं आने वाली। कुछ बात समझ में आ गई? और जैसे गॉसला हम चार्जेस के लिए यूज कर रहे हैं, तुम्हारा मन हो तो वैसे गॉसला यूज करो मासेस के लिए, राइट। रिप्लेसमेंट हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जी लिखो और चार्जेस की जगह मासेस लिख दो, सब कुछ सेम आने वाला है। लेकिन अगर केस डिफरेंट होता, केस डिफरेंट होता है ऐसे कि चार्ज सिलेंडर की सरफेस पर नहीं है बल्कि सिलेंडर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने मान लिया कि सिलेंडर ये था, थोड़ा इनलार्ज करके बना लिया, और अब की ये इसकी एक्सिस थी, इस रेडियस की वैल्यू r के इक्वल है, और अब की बार चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इधर भी इनफाइनाइट को जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट को जा रहा है।
कैपेसिटर शायद पढ़ना भी नहीं पड़ेगा अगर हम ये बातें ठीक से पढ़ लो। कैपेसिटर में दो ही चीजें आने वाली, एक ई आने वाला है, एक वी आने वाला है, दैट्स इट। ये सारी बातें कैपेसिटर में करोगे, राइट? तो शायद पढ़ना भी नहीं पड़ता कैपेसिटर है क्या, लेकिन तब जब इस चीज को तुम अच्छे से समझोगे, फील्ड्स क्या है, पोटेंशियल्स क्या है, क्लियर? अब यहाँ पे भी इनफाइनाइट चार्ज होगा तो मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू दैट इज रो, एंड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। इतनी देर से मैं एक ही बात बता रहा हूं, तो मैं चाहता हूं गॉस लॉ के सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल सिंपली मुझे इन साइड निकालना है, तो मैं ऐसे बोलूंगा गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए। क्या लॉजिक वही है जो लॉजिक थोड़ी देर पहले था? यहाँ ही बहुत सारी सिलेंड्रिकल सेल्स होंगे, इस चार्ज और इस चार्ज की फील्ड कैंसिल होकर कैसे आ जाएगी, इस चार्ज की फील्ड कैंसिल होकर कैसे आ जाएगी, इसका मतलब फील्ड विल बी सिलेंड्रिकली आउटवर्ड। फील्ड का आइडिया होना जरूरी। तो फील्ड अभी भी कैसे एग्जिस्ट करेगी, सिलेंड्रिकली आउट। हर फील्ड लाइन एक्सेस से पास करेगी और हर फील्ड लाइन एक्सेस के परपेंडिकुलर भी होगी, और डिस्टेंस अगर सेम रखा है एक्सेस से तो फील्ड का मैग्नीट्यूड भी वो भी सेम आने वाला। मुझे अंदर निकालना था तो मैंने अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लिया, इसकी लेंथ को L मान लिया और रेडियस को x मान लिया। क्या मैं सीधे लिख सकता हूं E इंटू 2 पाई x इंटू L? व्हाट इज दिस? फ्लक्स। क्या बार बार वही काम को, चलो कर देता हूं एक बार से। पहले मैं डबल इंटीग्रेशन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे एक एलिमेंट लूंगा, उस पर फील्ड लिखूंगा E वेक्टर, उस पर एरिया वेक्टर लिखूंगा, ds वेक्टर, फिर लिखूंगा डबल इंटीग्रल E डॉट ds, फिर मैं अपना लॉजिक दूंगा कि फील्ड डॉट ds पैरेलल है तो E डॉट ds को लिख दो E ds cos जीरो की वैल्यू 1 आएगी। फिर मैं लॉजिक दूंगा कि सारे पॉइंट एक्सेस से बराबर डिस्टेंस पर हैं तो फील्ड के मैग्नीट्यूड सब जगह सेम आएंगे। E को इंटीग्रेशन के बाद निकाल लूंगा, बचेगा इंटीग्रल ds, और इंटीग्रल ds का मतलब है सारा। इस वाले का फ्लक्स तो वैसे भी जीरो था, नीचे वाले का भी, इसका मतलब है क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ गया, एंड क्लोज सरफेस का फ्लक्स आ गया दैट मस्ट बी इक्वल टू इंक्लूड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे जिनका पैटर्न होगा। इसके अंदर कितना चार्ज बंद है वो ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना था रो, और इस सिलेंडर का खुद का वॉल्यूम कितना है, बेस एरिया इनटू हाइट। हाउ मच इज द बेस एरिया? पाई एक्स स्क्वायर, और हाइट कितनी थी L थी, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया पाई एक्स स्क्वायर इंटू L। रो को अगर मैं पाई एक्स स्क्वायर L से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंक्लूड चार्ज आ गया। कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, एक तो पाई कैंसिल होने वाला है, एक एक्स कैंसिल होने वाला है, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया इक्वल टू, और L भी कैंसिल होने वाला है तो रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ये कहां था इनसाइड। एक पैटर्न नोटिस करना, सॉलिड स्फीयर के लिए रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए रो आर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना भी आसान हो जाएगा, एक सीट भी आएगी उसका भी एक रिजल्ट आएगा और पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो होगा। अंदर जो फील्ड की वैल्यू आ गई दैट इज रो एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती बाहर कैसे निकालें, तो फील्ड जब वैसी ही थी तो मैं अपना गॉसियन सरफेस भी वैसे ले लेता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एक ही काम हर एक क्वेश्चन में करना है, तो सारी बात इसलिए समझ में आनी चाहिए। मुझे बाहर निकालना था, मैंने एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, क्लोज लिया, उसकी एक्सिस खुद इस सिलेंडर की एक्सिस से मैच कर रही, इस वाले का फ्लक्स जीरो आएगा, इस वाले का फ्लक्स जीरो आएगा, मैं बाकी वाले का फ्लक्स लिख देता हूं। बोलोगे क्या लिखूं? E इंटू 2 पाई एक्स इंटू L। व्हाट वाज x? ये था, और इसकी वैल्यू अब की बार r से, अब वो x अलग हो गया, उसकी वैल्यू r से छोटी थी, इसकी वैल्यू r से बड़ी आ रही है, इसका मतलब है टोटल फ्लक्स आ गया। और टोटल फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं, इंक्लूड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई बता सकता है कितना इंक्लूड चार्ज? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना था रो, अब किस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना बोलो? पाई, अब की बार पाई एक्स स्क्वायर एल मत कर देना क्योंकि चार्ज सब जगह नहीं है,
चार्ज केवल इतने रीजन में आ रहा है और इतने सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। तो इंक्लूड चार्ज अगर लिखना है तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये एल और एल कैंसिल होगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, और फील्ड की वैल्यू आ गई कितनी, रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। आई थिंक सॉलिड स्फीयर के जैसे कुछ रिजल्ट है, वहां पे आता था रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। एक पावर इधर कम हुई, एक पावर ऊपर कम हुई, और 3 कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 में कन्वर्ट हो गया। जो सॉलिड स्फीयर के लिए थे उसमें 3 रिजल्ट्स आते थे, वही यहाँ पे 2 वाले आते। इसका मतलब सिलेंडर के सरफेस पर चार्ज है तो भी हम इजली निकाल सकते हैं, और पूरे सिलेंडर पर अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी इजली गॉस लॉ यूज करके उसकी फील्ड निकाल सकता है। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो इतना काम कर लिया, तो एक और इंपॉर्टेंट काम बचा है, एक इनफाइनाइट सीट। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, और यूनिट एरिया पर चार्ज की वैल्यू सिग्मा के इक्वल, यूनिट लेंथ का चार्ज लिखते हैं लैम्डा से, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज लिखते हैं रो से, और यूनिट एरिया का चार्ज लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। सीट का मतलब समझते हो, एक प्लेन में बहुत लंबा प्लेन था, बहुत बड़े साइज का, वहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो सीट इस पे तो नहीं बनाऊंगा, तो ऐसे बनाऊंगा, बट मैं ऐसे बना रहा हूं, तो ये एक्चुअली सीट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट, और पीछे बिन पर दिस सीट कैन बी डिस्क ऑल्सो। एक इनफाइनाइट रेडियस की डिस्क ले लो, वो भी इनफाइनाइट सीट ही होगी, क्या फर्क पड़ता है। कैपेसिटर में सबसे ज्यादा तो सी का रोल होता है। वो बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक इधर रख देता है, किधर रख देता, 2 सीट रख दी और बन गया क्या, एक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, उसकी अपनी कुछ कैपेसिटी होती होगी। एक बॉटल भी कैपेसिटर ही है, पानी भरने की कैपेसिटी है। हमारी बॉडी है, कोई भी बॉडी भी एक कैपेसिटर है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर में क्या होता है, चार्ज रख देता है, तो चार्ज स्टोर करने की क्षमता होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स। तो हर एक बॉडी वो कैपेसिटर है जो कोई भी कैपेसिटी रखती है। बात समझ में आ गई? वो हीट हो सकती है, वो वॉल्यूम हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो दिस इज इन फाइनाइट सीट, और चार्ज पर यूनिट एरिया की वैल्यू सिग्मा है। तो यहां पर भी सर सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट है, सुनना। ये वॉल मान लेता हूं, इधर भी इनफाइनाइट, उधर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज वहां था, उसकी फील्ड यहां पे थी, तो एक वैसे ही चार्ज पीछे भी तो होगा ना, उसकी फील्ड इधर आएगी। इन दोनों फील्ड का ये बचने वाला है केवल। एक ऊपर चार्ज होगा तो उसी के जैसा उतनी डिस्टेंस पे नीचे भी होगा, ऊपर वाले की फील्ड ऐसे आएगी, नीचे वाले की फील्ड ऐसे आएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। बचने वाला क्या, परपेंडिकुलर। एक बात समझ में आ गई, सीट की वजह से जो फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, वो खुद सीट के परपेंडिकुलर होगी। अब मैं बोलता कि वॉल तो बहुत बड़ी है, और यहां से 5 मीटर पर फील्ड अगर ई है ना, तो वहां से भी 5 मीटर पर फील्ड की वैल्यू ई आने वाली है। हमारे पास 2 लॉजिक मिल गए, तो हमें अपना गॉसियन सरफेस डिफाइन करने का मौका मिल गया। व्हाट कुड बी द गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस हमें ऐसा लेना है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सके। तो कोई बता सकता है क्या गॉसियन सरफेस होगा? बढ़िया, वही सिलेंडर जो ऐसे ले रहा था वैसे ले लो। ना सिलेंडर लेने का मन हो तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लो, वो भी चलेगा। अब की बात तुम दोनों ले सकते हो टू इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। किसी ने बोला सिलेंडर ऐसे रख दो, ये, एंड दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। तो मैं कम से कम इतना तो बोलूंगा ना कि अब की बार ये वाला जो सरफेस है ना, सिमेट्री हमें बताती है कि फील्ड लाइंस ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, इस साइड पर जाओगे तो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, इस तरीके से। तो ये वाला जो सरफेस था ना, सारी फील्ड उस सरफेस के पैरेलल ही थी, उनका फ्लक्स 0 आने वाला।
ये वाली फील इस सरफेस को ऐसे कट करे, मतलब यहां से फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज चेक करनी पड़ गई, जानते हो क्या? राइट की फील्ड को राइट पे लिखा, लेफ्ट की फील्ड को लेफ्ट पे लिखा हो। एक्चुअली देखना पड़ गया मुझे, नहीं तो कहानी बिगड़ जाती। क्या इधर से एग्जिट करता है, इधर से एंटर करता है, सारा खेल मिल करके हो जाता है जीरो। तो वो चीज हमें चेक करनी कि यहां से भी एग्जिट किया और यहां से भी एग्जिट किया, तो मैंने फील इस रीजन पर लेफ्ट में बनाई और इस रीजन की फील राइट में बनाई। हाँ, ये डिस्टेंस मैंने सेम ले रखा था आर, तो ये वाला डिस्टेंस भी आर। अगर यहाँ की फील ई बोलता है ना, तो मेरे पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं था कि यहाँ की फील को मैं ई से डिफरेंट बोलता। सिमेट्री तो बताती है ना कि सीट के राइट साइड पर आर डिस्टेंस पर अगर ई माना है ना, तो सीट के लेफ्ट साइड पर भी आर डिस्टेंस पर कितना आना चाहिए? ई आना चाहिए। हमारे पास 3 फेसेस थे, 3 में से 2 का फ्लक्स साफ साफ दिखता है। इसका फ्लक्स कितना आएगा? इसका पहले लिख लेते हैं। इसका फ्लक्स कितना आने वाला? 0। और इसमें शायद फ्लक्स हमने डिफाइन ही ऐसे किया था। दुनिया में कोई कुछ भी बोलता रहे कि फ्लक्स इज ई डॉट डी एस ई डी ए कॉस थीटा, मैं सीधे बोलता हूँ फ्लक्स डिफाइंड ही होता है जब फील्ड और एरिया आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो उस समय लिख दिया करो ई इंटू ए। वहीं से हम ई डॉट डी एस भी डिफाइन करते हैं, तो उसका एरिया अपना मैंने मान लिया दैट वाज ए, और फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो उसका फ्लक्स कितना हो गया? दैट इज ई इंटू ए। इसका भी फ्लक्स कितना हो गया? दैट इज ई इंटू ए। और इस वाले फेस का कितना था? ये भी एग्जिट कर रहा है, ये भी एग्जिट कर रहा है, एक सरफेस से था नहीं, तो टोटल एग्जिट फ्लक्स कितना आ गया? 2 इंटू ए। तो टोटल एग्जिट फ्लक्स याद रखना कि दिस सरफेस मस्ट बी क्लोज। क्या क्लोज था? यस क्लोज था। इधर इधर पूरा बंद था। इधर से कितना फ्लक्स भागा? ए इंटू इधर से कितना भागा? इधर से कितना गया? कुछ भी नहीं गया, जीरो गया। टोटल कितना निकल गया? 2 into A, and that flux must be equal to enclosed charge divided by epsilon, no? तो समझ में? enclosed एरिया भी तो यही होगा ना। एक सिलेंडर का खुद का जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उतनी सीट उसके अंदर बंद होगी। तो जो सीट उसके अंदर बंद है उसका एरिया कितना? एक इक्वल है, और यूनिट एरिया का चार्ज कितना था? सिग्मा के इक्वल था, तो इतना ही चार्ज तो इसके अंदर बंद है ना। और ये चार्ज है कितना? दैट इज सिग्मा इनटू ए। ये सारे ए कैंसिल हो जाएंगे, और ए अगर कैंसिल हो जाएंगे तो ई की वैल्यू आ गई कितना? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। इस रिजल्ट में एक बढ़िया बात जानते हो क्या? ये फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये तो एक बड़ी अजीब सी बात आ गई। ये फील्ड डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। कहीं भी जाओ फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हर जगह है सेम आ रही है, लेकिन इसकी कंडीशंस भी है कि सीट मस्ट बी इनफाइनाइटली लार्ज। ऐसा होता है नहीं कि सीट लार्ज है, वैसे लार्ज इनफाइनाइट तो कुछ भी नहीं होता है। अब किसी ने बोला कि मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, इस रीजन में कर रहा हूँ, और किसी ने बोला पूरी दीवार को चार्ज दो, तो बन गए इनफाइनाइट। इतने रीजन पे काम कर रहे, इतनी बड़ी सीट रखी, उसका मतलब वो इनफाइनाइट ही हो गई। बात समझ में आ गई? इनफाइनाइट का अपना कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है कि नहीं तुम इतने जीरो लगाते चले जाओगे अभी भी इनफाइनाइट नहीं हुआ। तुम्हारा पर्पस सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है, इनफाइनाइट वहां से डिफाइंड होता है। कोई बात समझ में आ गई? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी सीट का मतलब था मैंने चार्जेस मिला मिला के बनाए। अभी आज के डिस्कशन में ये नहीं होगा कि हाउ दीज चार्जेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे बड़ी समस्या तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की होती है ना। ऐसा तो डंडा लेके गया, चार्ज से बोला भाई सीधे बैठो, यहाँ पे बैठ गए हो। और ऐसा भी नहीं होता है कि उठा के पकड़ के रख दिया और रख गया। ऐसा होता तार पकड़ लेते, बोलते चार्ज आना मत, इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है ना, जरा सा तार पकड़ लेते हो हालत खराब हो जाती। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग होगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमने मान रखा है कि चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पॉसिबल है कि नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनफाइनाइट सीट बनेगी भी कि नहीं बनेगी, चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर में चार्ज चल सकता है, नॉन कंडक्टर में चार्ज नहीं चल सकता। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसी पे डिपेंड करेंगी कि हाउ चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड।
लेकिन फिलहाल उस प्रोसेस पे जाना भी नहीं चाह रहा हूं। हाँ, इस रिजल्ट की एक अच्छी बात आ गई कि फील डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, और फील की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा। वैसे कुछ लोग फॉर्मूला रखते हैं तो उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इधर भी चार्ज था इधर भी चार्ज था, क्या डबल कर दो? कुछ लोग भूल जाते हैं, मतलब बहुत से लोग गलती करते हैं। एक बार तो एडवांस में क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि एक प्लेट दूसरे प्लेट पे फोर्स कितना लगाते हैं। जब पहली बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लोग गलत करके आते, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं तो कर क्या रहा, उनको एक फॉर्मूला याद था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसी फॉर्मूले ने गड़बड़ कर दी। अगर मैं ऐसे 2-4 सीट और ले लेता ना तो क्या फर्क पड़ता है? एक सीट थी जिस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा था, एक दूसरी थी उस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा था, एक तीसरी थी उस पर भी चार्ज पर यूनिट लेंथ सिग्मा आ गया, और किसी ने बोला इधर फील बताओ, तो तुमने तो बोला था डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, तो एक काम करो ना, दूसरी और तीसरी सीट को बुला के पहले के साथ रख दो, क्या फर्क पड़ेगा वहां की फील्ड पे? वो तो वैसे भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। इसके पास सिग्मा था, इसके पास भी सिग्मा था, इसके पास भी सिग्मा था, यूनिट एरिया का चार्ज आ गया 3 सिग्मा। इसका मतलब जितनी सीट एक साइड पे दिखे ना, सबका सिग्मा ऐड करके सीधे बोल दो, फील की वैल्यू इतनी आएगी। 4 सीट उसने रख दी तो लिखो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 4 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन। कुछ नहीं रखना है कि सरफेस पर था कि कहां पे था। अगर हमारे पास सिग्मा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इधर, मैं एक्चुअली तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहता हूं कि इस क्लास में बैठो तो फोकस से देखो, क्योंकि साल भर तो मैं डिस्टर्ब हुआ हूँ, ठीक, और मैं खुद को भी नहीं चाहता हूँ, तुमको भी नहीं चाहता हूँ। तो क्लास में बैठे हो तो सुन लिया करो, ठीक। मुझे इतना इरिटेशन कभी हुआ नहीं, मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली रहूं, ना मुझे किसी को डांटना पड़े ना कुछ। एक बार बोला लोगों ने माना। क्लास में बैठने का एक रूल होता है, ये उन क्लासेस की तरह नहीं कि पीछे के लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, जोक चल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली पढ़ाई होती है, तो तुम भी अगर उस कोरम को मेंटेन कर सकते हो तो अच्छी बात है। बाकी बहुत सारी क्लासेस चलती, मुझे पता होता क्या चलता, पर ऐसा नहीं कि मैं नालायक हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत हल्ला मचवा सकता हूँ, तो बड़े मजे से मचाओगे। ऐसा नहीं कि मुझे जोक सुनाने नहीं आते, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ह्यूमर नहीं, और ऐसा नहीं कि तुम्हारी एज से नहीं निकला हूं। मेरे पास वो सारी आर्ट मौजूद है, लेकिन मैं उनमें से किसी भी आर्ट का कोई इस्तेमाल नहीं करता। तुम यहाँ पढ़ने आए, मैं पढ़ाने आया, 2 ही काम है, और तीसरा कोई काम नहीं, ठीक। बस एक ही काम बोलता हूँ, फोकस से सुनते रहा करो, जो सिंपल है तो कर ही लिया करो। एक आज की क्लास में पूरा डिस्कशन बिल्कुल एक ट्रैक पे चला, एक ही बात हमने हर क्वेश्चन में डिस्कस करी, इसलिए डिस्कस भी हो रही, समझ में भी आ रही। अगर सीट यूनिट एरिया का चार्ज सिग्मा है ना, तो फील्ड जो भी आएगी दैट विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो एक साइड पर जितनी सीट्स हो सब मिला के। अब पोजीशन बदलोगे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला, डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है नहीं, तो सारी सीट एक जगह रख दो। हाँ, साइड मत क्रॉस करा देना, इस जगह पे फील्ड निकालनी थी, इधर सीट थी, इधर सीट थी ना, अगर तुमने इस सीट को उठा के इधर रख दिया ना, डायरेक्शन पलट गए। इस सीट ने फील्ड इधर बनाई, जब तुमने शिफ्ट किया तो उसने फील्ड उल्टी बना दी। इसका मतलब एक साइड पर कितना भी खिसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ गई? ये तो फिलहाल एक पतली सीट थी ना, थिन सीट, मतलब केवल चार्जेस से मिलकर बनी थी। अगर ये सीट थिक होती ना, ऐसे मान लेता हूं दिस इज ए थिक सीट, थिक सीट का मतलब ऐसे मान लेता हूं ये इसका सिमेट्रिकल प्लेन था, वैसे इसको मान लेता हूं एक्स नॉट, और इसको भी मान लेता हूं एक्स नॉट, और इसमें एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। आई थिंक ये तमाम सारी सीट का कलेक्शन हो गया, एक सीट दूसरी सीट तीसरी, पतली पतली बहुत सारी सीट जोड़ दो, बन गई एक थिक सीट। जैसे दीवार की भी तो थिकनेस होगी ना, इतनी मोटी दीवार है, सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज अगर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू। ओके, हमारे पास 2 रीजन्स है, जानते हो कौन से? एक सीट के अंदर और एक सीट के बाहर। जैसे मान लो ये सीट है ना, और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल लाइन मैंने ऐसे बना दी,
कुछ पॉइंट इसके बाहर हैं, नीचे या ऊपर, और कुछ पॉइंट इसके अंदर होंगे, वो इनसाइड हो गया, ये वाले आउटसाइड, ये वाले भी आउटसाइड। आउटसाइड के रिजल्ट तो मैं पिछले केस से निकाल सकता हूं, बट आज की क्लास का पर्पज है हाउ टू यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अगर यूज करना है तो हमें फील्ड का आइडिया होना चाहिए। एक सीट की फील्ड अगर ऐसे ऐसे आती थी ना, तो सारी सीट की फील्ड भी ऐसे आएगी। तो मेरे लिए गॉस लॉ भी सिंपल हो गया। इतनी देर से पढ़ रहे मैं सीधे बना था। अंदर वाला गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे ले लिया और बाहर वाला गॉसियन सरफेस मैंने ऐसे ले लिया। चलेगा, एक साथ दोनों सॉल्व कर लेते। बार बार क्या वही लिखना, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस इक्वल टू ई इंटीग्रल डी एस इक्वल टू इनटू एरिया। तो हम ऐसे केस ही ले रहे हैं कि वहां पे फील्ड के मैग्नीट्यूड सब जगह सेम है और ई वेक्टर डीएस के या तो पैरेलल है या तो परपेंडिकुलर है, तो सीधे सीधे यूज कर लेते हैं। क्विकली आंसर करना। इनसाइड वाला, ये वाला डिस्टेंस था x और x की वैल्यू x नॉट से छोटी है, और ये वाला डिस्टेंस है x और इस x की वैल्यू x नॉट से बड़ी। पहले मैं इनसाइड वाले का सॉल्व करता हूं। कितने फेसेस हैं? तीन सरफेसेस हैं। इसका फ्लक्स, क्योंकि सारी फील्ड तो ऐसे जा रही हूं, राइट, इससे फ्लक्स निकल रहा हो। ये भी सोचना बहुत जरूरी है कि एग्जिट कर रहा है कि एंटर कर रहा है। हम कंसर्न है किसके लिए? एग्जिट के लिए। अगर एंटर कर रहा होगा ना तो माइनस लिखना पड़ जाएगा। क्लियर? इस वाले से एग्जिट कर रहा है, इस वाले से भी एग्जिट कर रहा है। ये वाला अगर एरिया ए था तो ये वाला भी कितना है? ए। तो यहां से कितना एग्जिट किया? ए। और यहां से कितना एग्जिट किया? ए। टोटल कितना एग्जिट कर गया? 2a। तो एग्जिट फ्लक्स इससे आ गया, दैट इज 2e into a, and total exit flux is equal to include charge divided by epsilon naught। यूनिट वॉल्यूम का चार्ज रो के इक्वल था और हमें इतने वॉल्यूम का चार्ज निकालना है। इसका बेस एरिया कितना? a। और इस सिलेंडर की लेंथ कितनी? बोला करो ना, x प्लस एक्स इज 2x। तो वॉल्यूम कितना आ गया? a इंटू 2x आ गया। तो वॉल्यूम इज a इंटू 2x और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना था? दैट वाज रो। कुछ कैंसिलेशन हो रहे हैं क्या? यस, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक ए भी कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, और ई की वैल्यू आ गई रो एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बट दिस इज इनसाइड। पैटर्न दिखाई दे गया तुम्हें? एक सॉलिड स्फीयर में रो एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एक सिलेंडर में रो एक्स डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक थिक शीट में रो एक्स डिवाइडेड बाई। याद रखना भी आसान हो गया, राइट? सॉलिड सिलेंडर के अंदर रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर के लिए यही आएगा ना। और सिलेंडर के लिए रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और शीट के लिए कितना आ गया? रो आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर का कोई प्रॉब्लम होता नहीं। स्फीयर है तो सारा चार्ज उठा के सेंटर पे रख दो, सिलेंडर है तो सारा चार्ज उठा के एक्सिस पे रख दो, सीट है तो सारा चार्ज उठा के एक ही प्लेन पे रख दो। नहीं समझ में आया? अगर किसी ने बोला है सीट के बाहर फील्ड निकालनी, तो बोलूंगा यहाँ तो पतली पतली बहुत सारी सीट्स हैं ना, और इन सीट की फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं, तो जैसे चाहो डिस्टेंस वैसे बदलो। तुम क्या करो? कॉम्प्रेस कर दो। कॉम्प्रेस करके क्या बना दो? एक सीट बना दो। सीट की फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन ना। लेकिन मैं तो गॉस लॉ यूज कर रहा हूं, तो मैं गॉस लॉ से सॉल्व करूंगा। इसको अगर गॉस लॉ से सॉल्व करेंगे तो कैसे? इसका फ्लक्स 0, इसका EA, इसका EA, टोटल फ्लक्स 2A, एंड दैट इज इक्वल टू इंक्लूड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक इतना चार्ज बंद है। ये वाला एरिया कितना था? A था, और ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? 2x नॉट। तो व्हाट इज द वॉल्यूम जिसका चार्ज हमें निकालना है? 2x नॉट इंटू A, और यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना था? दैट वाज रो। सही लिखो, सोच लेना। यहां से A और 2 कैंसिल हो गए, यहां से E की वैल्यू आ गई कितना? रो x नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ तो चैलेंज आ गया, हमने तो कुछ और ही रटा था। याद रखना वो सिग्मा में था और एक इसमें आ रहा है।
ये सही लिखा है कि नहीं लिखा हो? अब एक बार IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा, मैग्नेटिज्म से था, बाकी लोगों को रिजल्ट पता थे, कन्वर्जन का प्रॉब्लम आ गया कि वो कोई फॉर्मूला रट के गए और वो रो में था, सिग्मा में कन्वर्ट करना था। तो बता सकते हो सिग्मा और रो में कैसे रिलेट करें? सिग्मा यूनिट एरिया का चार्ज होता है, ठीक है ना? तो यूनिट एरिया का वॉल्यूम कितना आएगा? ऐसे करते हैं, ये एरिया 1 मान लेते हैं, तो जब मैं सारा चार्ज ऐसे रखूंगा ना तो बोलूंगा दैट बिकम सिग्मा। ये यूनिट एरिया था और ये 2x था, तो कितना वॉल्यूम था? 1 इंटू 2x। तो यूनिट एरिया के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम कितना आ गया? 1 इंटू 2x नॉट। और इस वॉल्यूम का चार्ज कितना आ गया? रो इंटू दिस, और यही चार्ज आ गया यूनिट एरिया पर। तो यूनिट एरिया के चार्ज को क्या लिख देंगे? सिग्मा। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू आ गई 2 रो इंटू एक्स नॉट। लेकिन याद रखना दिस इज फॉर आउटसाइड, आउटसाइड थे तभी तो सब मिला के एक जगह रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो यूनिट एरिया अगर ये था ना तो वही चार्ज इतने में था। एरिया कितना था? 1। ये लेंथ कितनी थी? 2x नॉट। ये वॉल्यूम कितना था? 1 इंटू 2x नॉट। तो चार्ज कितना आ गया? रो इंटू 1 इंटू 2x नॉट, और वही चार्ज आ गया यूनिट एरिया में, उसको बोलते कितना? सिग्मा। इसका मतलब रो इंटू एक्स नॉट की वैल्यू आ गई सिग्मा डिवाइडेड बाई 2। और यहां पर अगर रो एक्स नॉट की वैल्यू को सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे, आंसर वही आने वाला है। जो पैटर्न देखा हो कभी कभी तुम्हारी हेल्प कर सकता है, याद रहती बातें। सॉलिड स्फीयर के अंदर रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सिलेंडर के अंदर अगर सॉलिड है तो मतलब चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इट इज रो आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और सीट की सिमेट्रिकल लाइन से आर डिस्टेंस पर, सिमेट्रिकल प्लेन से आर डिस्टेंस पर कितना आएगा? दैट इज रो आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट आएगा ना, रो आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब रो एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक्स की वैल्यू दैट इज लेस देन। और बाहर का कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सीट के बाहर जाए सीधा लॉजिक लगाओ, व्हील डिस्टेंस पे डिपेंड, जहां मन है उठा के रख दो, टिल्ट मत करना। सीट ऐसे थी ऐसे कर दो, गड़बड़ हो जाएगी। जो फील पहले ऐसे आ रही थी अब वो फील ऐसे आने लगी। लेकिन ऐसे शिफ्ट करोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? ये सिंपल वर्जन थे जिनके लिए हम गॉस यूज कर सकते हैं, बाकी बदल भी सकते हैं। जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा कि डेंसिटी आर के साथ बदल रही, लेकिन अगर डेंसिटी आर के साथ बदल रही तो आर डिस्टेंस पर जो सेल मिलेगी ना वो तो यूनिफॉर्म होगी ना। फिर और आर बढ़ा देंगे तो फिर एक सेल मिलेगी, वो यूनिफॉर्म होगी। तो पूरे सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी तो बदल रही, लेकिन हर सेल कैसी? यूनिफॉर्म आ रही। इसका मतलब वही सारे रिजल्ट यूज होने वाले हैं। कोई डाउट? गॉस की एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन समझ में आ गया? इतने डिस्कशन में किसी को डाउट? राइट, एक एक करके सारे नोट करो।